में देखा था कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो फर्स्ट था, एटीन सिक्सटी वन का जो इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट था। एंड विजेंद्र, आज आपने एक प्रश्न, एक मुझसे जिज्ञासा पूछी थी भैया, मैं वो भी कंफर्म कर दूं। मेरा पूरा ध्यान इस समय डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे लगा हुआ पूरा का पूरा मेरा ध्यान विजेंद्र। सो मैं अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा कोई ध्यान नहीं है उसको, क्योंकि मुझे अपडेट करना है वो, और आपको टेस्ट पेपर से पहले वो नोट्स अपलोड करने हैं। बट मेरा पूरा ध्यान इस समय 1919 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम पे लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा भारी भारी भरकम चैप्टर है और ये मुझे ठीक से पूरा करना है। यही वजह है कि इन दिनों में मैंने, आपने नोटिस किया होगा विजेंद्र, स्पेशली धर्मेंद्र, आप दोनों ने, कि मैं यूट्यूब की क्लासेस भी मैंने पोस्टपोन की हुई है इन दिनों में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा खुद से कमिटमेंट है इस क्लास को लेकर। सो आपने जो नोटिस किया कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, जो आपकी गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, अब उसे क्या बोला जाएगा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब हुआ केंद्रीय साम्राज्यी, आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया होगा, केंद्रीय साम्राज्यी विधान परिषद। असल में कुछ भी नहीं है, ये केंद्र का वही है जिसको आप अभी तक पढ़ते आए थे, सपरिषद गवर्नर जनरल, ये वही चीज है सेम। लेकिन अब इसे किस नाम से पुकारा जा रहा है? केंद्रीय साम्राज्यी विधान परिषद, या आप इसे केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी पुकार सकते हैं, याद रखिएगा। इसे ही आप केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये बात भी आपने ठीक से देख ली है और समझ ली है। आगे देखिएगा, बात को और समझिएगा। अब 1909 का जो अधिनियम है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में कुल 69 सदस्यों की व्यवस्था है, कुल 69 सदस्यों की व्यवस्था है। 9 तो आपके सपरिषद गवर्नर जनरल में चले आ रहे हैं अब तक, और 60 अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, तो 69 कुल सदस्य हो गए। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें 27 तो शासकीय सदस्य हैं, सरकारी सदस्य हैं, और अशासकीय कुल 32 सदस्य हैं। ठीक है साहब, ये 69 हो गया। आप कैसे भी इनको बांट लीजिए। जो अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखिएगा, जो अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य आपके सामने आ रहे हैं, इनमें यदि हम देखें अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों में, तो 32 + 28 की गणित आ रही है। आप यूं भी देख सकते हैं, बत्तीस एवं 28 का गणित आ रहा है कि इनमें 32 तो अशासकीय हैं, राइट, और 28 शासकीय हैं। इन जो आप 60 अतिरिक्त सदस्यों में से बोल रहे हो, समझिएगा इस बात को, 60 जो अतिरिक्त सदस्य हैं, तो बचे फिर क्या? 9 पदेन सदस्य, ये 9 ये पदेन रहे। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, यदि प्रश्न आ जाए कि चूंकि 69 कुल सदस्य हैं, इनमें सरकारी तो 37 हैं और अशासकीय 32 हैं। ठीक है, यदि हम 9 पदेन को निकाल दें तो बचे कितने? 60। यदि इन 60 का गणित देखें तो इनमें अशासकीय तो 32 हो गए और शासकीय 28 हो गए, कुल 60 यूं कह लीजिए। एक गणित यहां से और निकल सकता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है कि कुल गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि केंद्रीय विधान परिषद में, यदि ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि साहब केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नर जनरल है उसके द्वारा मनोनीत कितने हैं, तो आप कहेंगे 33, शासकीय 28 हैं, शासकीय 28 हैं +5 अशासकीय हैं।
प्लस 5 अशासकीय 33। कैसे भी करके आप इन बातों को ले सकते हैं किसी भी प्रकार से, याद रखिएगा मेरी बात को, इन बातों का आप लोग ले सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है जी। यदि मैं ये कहूं कि शासकीय कुल 37 है, अशासकीय 32 है, कल तक हमने इस बात को भी बखूबी देख लिया था कि जो 37 जो शासकीय, इनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 28 हैं और 9 पदेन हैं। ये 9 पदेन 1919 में भी जारी रहेंगे। इनमें एक तो गवर्नर जनरल है, इनमें एक असाधारण सदस्य है और 7 कार्यकारी पार्षद है। राइट, बचे कितने? अब 37 तो निकल गए 69 में से, बचे 32। इन 32 में से 5 को तो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, रिकमेंड करेगा, नियुक्त करेगा। क्लियर? बचे कितने? 27। 27 का निर्वाचन 27 का निर्वाचन अलग अलग क्षेत्रों से होगा। इन 27 का निर्वाचन, इनका गणित क्या है कि इन 27 में 13 तो हैं साधारण निर्वाचन मंडल से, 12 हैं विशेष निर्वाचन मंडल से और 2 हैं विशेष वर्गों से। इन 12 में भी 6 तो हैं सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को दिए गए, और 6 हैं भूमिपति। देख लीजिए, 13 तो आगे साधारण निर्वाचन मंडल, 12 आगे विशेष निर्वाचित मंडल और 2 आगे आपके विशेष वर्गीय प्रतिनिधि। राइट, 12 में भी यदि आप देखोगे तो 6 तो हो गए मुस्लिम और आपके 6 हो गए भूमिपति। ये भी आपके सामने बिल्कुल बात क्लियर आ रही है। 6 तो हो गए मुस्लिम और 6 हो गए भूमिपति। क्लियर है? यदि मैं 13 साधारण निर्वाचन मंडलों की बात करूं तो देखिएगा, मैंने कल भी कहा था कि मुझसे गलती से पंजाब 2 हो गया, पंजाब 1 ही है। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो तीनों प्रेसिडेंसी के जो प्रोविंसेस हैं प्लस यूपी, यहां से इन चारों से कुल 2-2, यानी कि कुल कितने हो गए जी? 8 हो गए। इनसे बिहार उड़ीसा से 1 9, एमपी से 1 10, पंजाब से 1 11, जम्मू से 1 12, आसाम से 1 13। ये हो गए आपके सामने 13। जो 13 के अलावा शेष बचे अब कुल कितने? 14। 27 में से 12 विशेष निर्वाचित मंडल में से हैं, तो 6 तो हो गए मुस्लिम, बंगाल से 2, बॉम्बे मद्रास यूपी बिहार उड़ीसा से 1-1। 6 हो गए भूमिपति, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की जो प्रांतीय विधानमंडलों के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन वहां से चुने जाएंगे। बंगाल, बॉम्बे मद्रास यूपी बिहार प्लस उड़ीसा और एमपी सबसे 1-1 भूमिपति लैंडलॉर्ड चुना जाएगा, लैंड होल्डर चुने जाएंगे। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, जिनको आप कहते हैं वाणिज्यिक मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो बंगाल और बॉम्बे से 1-1 चुने जाएंगे। तो ये कुल हो गए 2 वाणिज्यिक मंडल। अब मुझे एक बार कंफर्म करिएगा कि ये पूरा चार्ट अब आपको ठीक से समझ में आया है या नहीं आया है। कंफर्म कर दीजिए, आराम से टाइम लो, पूरे को ढंग से समझ लो, देख लो, उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पूरा वक्त लेते हुए जवाब दीजिएगा कि समझ में आया है अथवा नहीं आया है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से पूरे चार्ट को एक एक करके ढंग से देख लो, समझ लो। हाँ सुमित्रा, आपको समझ में आ गया, मैंने देख लिया। मैं दुष्यंत और धर्मेंद्र का वेट कर रहा हूँ, इनके रिस्पॉन्स का। दुष्यंत का भी जवाब आ गया है, क्योंकि जब तक एक एक को समझ में नहीं आएगा मैं जी धर्मेंद्र, थैंक यू। आप लोग जानते हो भी, आप लोग बहुत कम लोग हो। जिस दिन 100-150 अपने पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो आप जानते हो उतना फिर मेरे पास वैसे टाइम नहीं रहेगा कि मैं एक एक व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन दूं। लेकिन तब तक जितना मेरा अटेंशन ले सकते हो हर व्यक्ति ले लीजिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ, कई बार आप लोग जब कमेंट करें तो थोड़ा सोच लिया करो कि मैं ऐसा मेरे लिए खुद के लिए कभी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिएगा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सदस्य कितने हैं? 69 हैं। इनमें सपरिषद गवर्नर जनरल के 9 हैं और अतिरिक्त निर्वाचित या मनोनीत 60 हैं, या हम कह दें कि 37 शासकीय हैं और 32 अशासकीय हैं। सपरिषद गवर्नर जनरल के जो 9 है, इनमें एक गवर्नर जनरल है, 7 कार्यकारी पार्षद हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर है, एक असाधारण सदस्य आपके सामने है। राइट। अब यदि हम बात करें कि अतिरिक्त सदस्य कितने 9 के अलावा, तो 60 हैं। इन 60 में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत शासकीय सदस्य 33 हैं, 28 और 5, और अशासकीय निर्वाचित कितने? 27 हैं। तो 33 और 27 करोगे तब भी 60 आ रहा है आपके सामने। यदि आप शासकीय और अशासकीय करोगे तो भी आप वैसे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने पिछले चार्ट में आप लोगों को बतलाया था कि यदि हम यूं कहते हैं कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत तो 28 हैं और अशासकीय कुल कितने हैं? 32 हैं, तो भी आप यूं ले लीजिए, या फिर आप इसी आंकड़े को यूं ले लीजिए कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत शासकीय सदस्य कहां कहां? एक तो सपरिषद गवर्नर मतलब शासकीय और अशासकीय, तो कुल कितने हो गए? यहाँ पे 33 हो गए। अब यहाँ से एक शब्द और हटेगा, शासकीय। ये देखो फिर यहाँ पे थोड़ी सी गलती रह गई, यहाँ से शासकीय शब्द भी आपका हट जाएगा। तो अब आप कहोगे कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य कुल कितने हुए? 33। इन 33 में शासकीय 28 हैं और गैर शासकीय साहब 5 हैं। मैं इस चीज को भी नोट कर लूं ताकि मेरे को ध्यान रहे, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। आपको शासकीय शब्द हटाना है। अतिरिक्त में पहले में ए। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, और अशासकीय निर्वाचित कितने हैं? 27। तो 27 और 33 की यदि हम संख्या देखें तो आपके सामने पूरे 60 हो जाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, इन सदस्यों के बारे में कहा गया, निर्वाचित सदस्यों के बारे में, कि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो है तो टेरिटोरियल, यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो भारत में उपयुक्त नहीं है। वो भारत में उपयुक्त नहीं है। ये कहा गया कि जो आप प्रांतों से, भौगोलिक क्षेत्र पर जो विधानमंडलों से जो आप सदस्य चुन रहे हो केंद्रीय विधानमंडल में, वो गलत है। आप समझना ऐसा क्यों कहा गया कि वो गलत है। आप यूं मत चुनिए, आप ये चुनिए कि किस वर्ग को ज्यादा आवश्यकता है, कौन सा वर्ग ब्रिटिश शासन के प्रति लॉयल है। कुल मिलाकर वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते थे मार्ले मिंटो सुधारों के तहत, या हम कहें स्पष्ट तौर पर जो तृतीय इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 के अधिनियम के तहत। तो इन्होंने कहा कि आप वेरियस क्लासेस और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान कीजिए। कंफर्म करिएगा, क्या ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से? मुझे बतलाइएगा। जी सुमित्रा। धर्मेंद्र, दुष्यंत, विजेंद्र जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जब आप लोग इन नोट्स को पढ़ें तो साथ साथ वीडियो भी देखते रहा करो, साथ साथ, ताकि मैं वीडियो में जो बोल रहा हूं वो आप नोट्स के साथ जितना मैच करोगे उतनी ही चीजें इजीली आपको याद होंगी। अब हमने जो कहा था वही चीज दोबारा यहाँ पर आ रही है। जो जनरल इलेक्टोरेट्स हैं, 13 साधारण जो निर्वाचन मंडल हैं, इनमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और यूपी से 2-2 हैं, कुल 8 हो गए। पंजाब, आसाम, बिहार प्लस उड़ीसा, जम्मू और मध्य प्रदेश से 1-1 है, तो 8 + 5 यानी कि कुल 13 ये हो गए। अब 12 विशेष निर्वाचित मंडल हैं, इनमें 6 तो मुस्लिम हैं और 6 भूमिपति हैं। 6 मुस्लिमों में सबसे अधिक कहां से हैं? बंगाल से, क्योंकि बंगाल के मुसलमानों को खुश करना था, इसीलिए तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। सिर्फ इसीलिए तो बंगाल का विभाजन किया था। एवं 16 अक्टूबर को आपने क्या मनाया है, आप लोग बेहतर जानते हैं, बंगाल शोक दिवस।
तो मुसलमानों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व बंगाल से दिया गया। अब आप सोच लीजिएगा कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति भारतीय राजनीति में यहीं से हावी होती चली जाती। तो बंगाल से 2 हैं, जबकि मद्रास और बॉम्बे से 1 है, बिहार उड़ीसा से 1 है, उत्तर प्रदेश से 1 है। 6 भूमिपति हैं, तीनों प्रेसिडेंसी प्रांतों से 1-1, बिहार उड़ीसा से 1, संयुक्त प्रांत यूपी, संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी और एमपी से 1 और 2। हाँ, राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सही बोल रही है लड़की आपको सुमित्रा। और 2 विशेष वर्गीय प्रतिनिधि हैं, बॉम्बे वाणिज्यिक मंडल से 1 और आप कहेंगे बंगाल वाणिज्यिक मंडल से 1। राइट, ये इतनी सी बात थी। कल एक शब्द की गलती हुई थी बस मुझसे, वही आपको बस ले डूबता है। अब मैं समझता हूं कि ये चार्ट आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर आपके सामने हो गया होगा। यही वजह है कि कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है और एक अच्छी क्लास लेने की आवश्यकता पड़ती है, कि बुक्स से जनरली इतने भारी भरकम आंकड़े हमें समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई। कई प्रकार की निर्योग्यता योग्यता उन पर रखी गई कि वो चुनाव में खतरनाक प्रत्याशियों को अनुमति ना दे। यदि कोई अपराधी है, आर्थिक तौर पर दिवालिया घोषित है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों को क्या क्या अधिकार दिया गया, उस बात को भी आप लोग देखिएगा। सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि सदस्य वाद विवाद कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर अपनी विवेचना कर सकते हैं। सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अब सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। वे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सरकार चाहे तो उनका तुरंत जवाब दे और ना चाहे तो तुरंत जवाब नहीं दे। सदस्यों को यद्यपि किसी भी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो मांग कर सकती थी कि जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए धन की मांग की जाए, करों में संशोधन किया जाए, नए ऋणों पर, इन सब पर बात कर सकती थी। लेकिन सदस्यों को कुछ विषयों पर बिल्कुल भी चर्चा करने का अधिकार नहीं था, जैसे सैनिक, जैसे न्यायिक मामले, विदेशी मामले, रियासती मामले। राइट, कानून के समक्ष जो मामले आएंगे, ऋण पर ब्याज कितना होगा उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हो, और रेलवे पर आप चर्चा नहीं कर सकते। बताइएगा साहब, ये बात भी समझ में आई है या नहीं आई है, कंफर्म करिए। फिर हम देखेंगे प्रांतीय विधानमंडलों की व्यवस्था यहां पर क्या थी। जी धर्मेंद्र, दुष्यंत, राइट, राम और सुमित्रा बताइएगा, यहां तक बात समझ में आ चुकी भैया? ले भाई, बैक कर ले, देख ले, अच्छे से देख ले सुमित्रा। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी नेक्स्ट देख लीजिए सुमित्रा, एक एक चीज को बहुत आराम से समझ लीजिए, क्योंकि ये 3 पोर्शन सबसे बुरे हैं। इसके बाद 1919 और 1935। हालांकि मैं प्रयास करूंगा बहुत सरल भाषा में आपके सामने पेश करूं, ताकि इजीली आपको आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। जी सुमित्रा, आप लोग जानते हैं कि अब प्रांतीय विधानमंडल पर भी चर्चा की गई, उनका विस्तार किया गया, उनकी भी शक्तियां बढ़ाई गई, गवर्नरों को भी कुछ शक्तियां दी गई। तो अब क्या किया गया कि जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इनके गवर्नरों की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। जैसे सपरिषद गवर्नर जनरल है ना कलकत्ता वाले का, जो कलकत्ता में बैठ रहा है, जैसे उसकी कार्यकारिणी वहां पे संख्या आपने देखी थी कितनी हो गई थी, 9 तो पदेन 60 अतिरिक्त, यानी कि 69। इसी प्रकार से प्रांतों की जो गवर्नरों की जो परिषद थी उनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। ये भी कहा गया कि उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी अपनी कार्यकारिणी नियुक्त कर सकते हैं। और अब प्रांतों के अंदर विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल में 52 किए गए, मद्रास बॉम्बे में 47 किए गए और उत्तर प्रदेश में भी 47 किए गए, यानी कि 3 प्रांतों में, मद्रास, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश में 47 किए गए। पूर्वी बंगाल और आसाम में 41 किए गए, 41 और पंजाब में 25 किए गए। आराम से देख लो,
अब क्योंकि ये असल में क्या है, ये तो वो संख्या है जिन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि आपको इत्मीनान से घर पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनका तरीका ये है, पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक 52, मद्रास, बॉम्बे, यूपी जो ज्यादा बड़े, इसके बाद तीनों बड़े हैं, इसके लेकिन बाद में 47, पूर्वी बंगाल और आसाम में 41 जो कि नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, और पंजाब में 25। नेक्स्ट आगे देखिए, और बर्मा में 16। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बर्मा अभी तक भारत का हिस्सा था। देख लीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रांतों में अशासकीय सदस्यों का बहुमत था। प्रांतों में अशासकीय सदस्यों का बहुमत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्हें मनोनीत किया जा रहा था। तो चाहे कह सकते हैं कि हम ये तमाम सदस्य गैर सरकारी थे, लेकिन ये सब राजभक्त थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश समर्थक थे, राजभक्त थे, और हर हालत में ये लोग चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश राज बना रहे। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात का कि अशासकीय सदस्यों का बहुमत था या नहीं था। बेसिकली ये सपोर्टर थे ब्रिटिश हुकूमत के। पहली बार आप लोग जानते हैं ये कहा गया कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारत में उपयुक्त नहीं है, बल्कि वर्ग विशेष को या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने राजभक्ति कितनी की है उसके आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और इसीलिए पहली बार मुसलमानों को आरक्षण यहां पर दिया गया 1909 के विधान मार्ले मिंटो सुधारों के तहत। पहली बार यहां पर दिया गया। चुनाव की जो प्रक्रिया थी, चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया यहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं थी, कारण जनता को मताधिकार अभी तक प्राप्त नहीं था। असल में होता क्या था, कुछ लोग मिलकर स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, फिर वो निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे, प्रांतीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे वो लोग, और फिर वो केंद्रीय परिषदों का चुनाव करते थे। तो यूं समझ लीजिएगा मोटे तौर पर कि ये बहुत सारी क्या कहना चाहिए इस बात को, बहुत सारी छलनियों में छानने वाली प्रक्रिया बनकर रह गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप लोगों ने समझ ली है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी इस एक्ट की, 1909 के अधिनियम की। इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो थी मुसलमानों को दिया गया आरक्षण। और हम लोग जानते हैं कि ये जो आरक्षण था कृत्रिम था। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रीय एकता, और आप देख सकते हो इस पर चर्चा करने की बिल्कुल भी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत आज भी आरक्षण से कितना पीड़ित है। योग्यता एक तरफ नजर आती है, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, जिसको जो मिल रहा है वो उसका फायदा उठाए और राष्ट्र की सेवा करे। लेकिन ये कहा गया कि ये कृत्रिम व्यवस्था थी, ये प्राकृतिक व्यवस्था नहीं थी, और इससे राष्ट्र का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि मुसलमानों को उनके साम्राज्य की सेवा के लिए, गौर से देखिएगा, मुसलमानों को उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उनकी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया, और यहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आरंभ होती है। जब इन्हें आरक्षण दे दिया गया तो 1919 में फिर मांगे, 1919 के सुधारों में हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों, इन सबको भी आरक्षण दिया गया। दलितों को आरक्षण आप लोग जानते हैं 16 अगस्त 1932 के जो मैकडोनाल्ड जो प्रस्ताव था, जिसको आप कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, उसके द्वारा आरक्षण दे दिया गया था। इसी कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में
24 सितंबर 1932 को फिर आप लोगों को मालूम है पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जिसको कि हम गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं, गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। दूसरी बात तो एक तो सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि मुसलमानों को जी भर के अपीज किया गया, उन्हें मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े वर्ग को ब्रिटिश राजभक्त बना लिया गया। मोहनदास करमचंद गांधी का यह कहना था कि मार्ले मिंटो सुधारो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। एक तो कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, दूसरी बात यहां पर अभी भी उत्तरदायित्व स्थापित नहीं हुआ। यद्यपि ये उस दिशा में कदम आप मान सकते हो, लेकिन कहना चाहिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित नहीं हुआ। कार्यकारिणी यानी कि गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी है 9 पदेन, वो केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि उनको मन मर्जी थी, वो सिर्फ सलाह सुन सकते थे, माने या ना माने ये गवर्नर जनरल पर डिपेंड था। के मुंशी साहब का ये कहना था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। आप लोग गौर करिएगा 1918 में जो मोंटफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी, मोंटफोर्ड रिपोर्ट जिसको आप मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, उन्होंने कहा, आप सोचिएगा खुद अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि ये पृथक चुनाव मंडल इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है, ये धर्मों तथा वर्गों को जीवित रखता है, इससे ऐसे शिविर अस्तित्व में आते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये उन्हें एक नागरिक के रूप में सोचने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये तो सिर्फ ये करता है कि मुझे अधिक से अधिक कैसा मिल सके, चाहे अयोग्यता कोई सही, लेकिन थोपा जाता है आरक्षण के द्वारा। इससे व्यक्ति पक्षपाती बनता है। जरा गौर करना, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो ब्रिटिश जो 1918 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो जुलाई 1918 में प्रकाशित हुआ, ये उनकी बातें। ये कहते हैं कि इससे विद्यमान स्थितियों को अपरिवर्तित रहने का अवसर मिला है एवं स्वशासन के सिद्धांतों का विकास होने में रुकावट आई है। स्वशासन के सिद्धांतों का विकास होने में रुकावट आई है। आप लोग समझ सकते हैं कि आरक्षण ने इस राष्ट्र का कितना विनाश किया होगा। भारत राज्य सचिव को जब जानकारी मिली कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिसका शासनकाल था 1905 से लेकर 1910, उसको खत लिखकर बोला कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत यानी कि ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं एवं इसका फल भीषण होगा। और ये चैप्टर आपका फिनिश। 1909 का अधिनियम, मतलब सारा दारोमदार इस चैप्टर का मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ उस चार्ट पर निर्भर था। यदि वो चार्ट आपने ढंग से समझ लिया, क्या है 69, शासकीय 37, अशासकीय 32, 37 शासकीय में 28 प्लस 9 पदेन 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, राइट। 27 अशासकीय में 25, 5 प्लस 27 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, 27 आप लोग जानते हैं निर्वाचित, 27 में 13 साधारण निर्वाचन मंडल, 12 आप कहेंगे विशेष, मतलब 12 विशेष निर्वाचित, इनमें 6 मुसलमान, 6 भूमिपति और 2 विशेष वर्गीय। 13 जो निर्वाचन मंडल है, इनमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूपी में 2-2 यानी कि 8, बिहार उड़ीसा 1, पंजाब 1, आसाम 1 और मध्य प्रदेश 1 शायद और रह गया, कुल 13। 6 जो मुस्लिम हैं, इनमें बंगाल से 2 हैं, बाकी से 1 4, तीनों प्रेसिडेंसी हो गया, बिहार उड़ीसा और आसाम हो गया आपका। और जो 6 भूमिपति हैं वो 1 लिया जा रहा है प्रांतों से, और जो 2 विशेष वर्गीय हैं, इनमें बंगाल का और बॉम्बे का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यानी कि हम कहेंगे कि वाणिज्यिक मंडल, वहां से लिया जा रहा है। बस इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात है। बस बताइएगा समझ में आया है या नहीं आया है। यदि मूल्यांकन आप देखें, साधारण सी बात है, मूल्यांकन वही है जो हमने अभी तक आपको देखा है कि यहाँ पर एक वर्ग को, मुसलमानों को संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व
दे दिया गया है। भारत राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये पहले ही बोल चुका था कि मेरा इन सुधारों को लागू करने के पीछे कोई संबंध नहीं है कि मैं भारत में संसदीय व्यवस्था लागू करना चाहता हूं। बताइएगा मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। इन मूल्यांकनों को आप आराम से पढ़ लेना। मैं ये सारी बातें वही है जो मैंने अभी तक आपके सामने मैंने व्याख्यान दिया है, मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आप नोटिस करिएगा, ये कहा गया कि जिस जिस केंद्रीय विधानमंडल की आपने स्थापना करी, बेसिकली वो तो दरबार ही है, राजा का जैसे दरबार होता है कि जो सदस्य जैसे मंत्रीगण सलाह देते हैं, राजा माने चाहे नहीं माने, उसी प्रकार से इन केंद्रीय विधानमंडल के जो सरकारी या गैर सरकारी सदस्य हैं, वो भी गवर्नर जनरल को मात्र केवल सलाह ही दे सकते थे। गवर्नर जनरल उन सलाह को मानकर उनके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं था। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लागू की गई वो जनतंत्र विरोधी थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कुछ भी कर लो, कितने ही सुधार कर लो, लेकिन जो आपने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित कर दिए, अब उनसे जो खतरे उत्पन्न हो गए, जो भीषण संकट इस राष्ट्र के सामने आ गया, उसकी क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। मेरा भी ऐसा पर्सनली मानना है कि अब आरक्षण व्यवस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, उसे आप महत्वहीन बना सकते हो कि कुछ कुछ करके सभी वर्गों को आप आरक्षण दे दो, तो जिनको आरक्षण मिलना चाहिए या जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनको भी फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, जो गरीब जनता है उसे पैसा मत दो, आरक्षण मत दो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई फ्री कर दो किसी भी लेवल की, लेकिन कंपटीशन जरूर दिया जाए। मसलन यदि कोई बहुत बीपीएल परिवार से है तो सरकार को चाहिए कि उस बच्चे को पढ़ने का मौका दे और उसके लिए किताबें, स्कूल फीस, कोचिंग फीस वगैरह फ्री कर दिया जाए। बहरहाल हमारा वो उद्देश्य नहीं चर्चा करने का। तो ये बात कही गई मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कि कितना भी कौंसिल सुधार कर लो, इस शरारत यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। के.एम. पणिक्कर ने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल असल में द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसके आधार पर आगे जाकर भारत का विभाजन हुआ, ये इसकी प्रथम अभिव्यक्ति थी। के.एम. मुंशी ने कहा कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये आपका भैया जी 1909 का अधिनियम कंप्लीट। बताइएगा समझ में आया है या नहीं आया, कंफर्म करिएगा। कंफर्म करिएगा मुझे फटाफट से। धर्मेंद्र, सुमित्रा, अब मैं आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो, कुल सदस्य कितने हैं? 69। मेरे साथ के साथ लिखते रहो, जो मैं संख्या लिख रहा हूं, सिर्फ चेहरा मत देखिए। कुल सदस्य कितने लिखते रहिए, जितना लिखोगे उतना इजीली याद हो जाएगा। 69। अब इनकी भी दो संख्या है, शासकीय एवं गैर शासकीय। सारा का सारा मैं यही याद करवा दूंगा। 69 शासकीय कितने हैं? 37। गैर शासकीय कितने हैं? 32। राइट। शासकीय में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं? 28। और एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन कितने हैं? 9। गैर शासकीय में निर्वाचित कितने हैं? 27। और गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं? 5। इन निर्वाचित की बात करें
तो साधारण निर्वाचन मंडल के कितने हैं? 13। विशेष निर्वाचन मंडल के कितने हैं? 12। और विशेष वर्गीय कितने हैं? 2। इन 2 में एक तो है बंगाल के वाणिज्यिक मंडल से और एक है बॉम्बे के वाणिज्यिक मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। साधारण के अंदर आप देखिएगा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और यूपी से हैं टोटल 2-2, यानी कि कितने हो गए? 8। बिहार और उड़ीसा से है 1, एमपी से है 1, आसाम से है 1, जम्मू से है असल में 1 और पंजाब से है 1। ये हो गए 5। तो 8 और 5 13, राइट। ये जो विशेष जो 12 हैं इनमें 6 तो है मुसलमान और 6 हैं भूमिपति। 6 मुसलमानों में बंगाल से 2, मद्रास और बॉम्बे से 1, यूपी से 1, राइट, बिहार उड़ीसा से आपका 1। ये हो गए 6। इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। यदि ढंग से पढ़ लिया मुझसे, आप यकीन मानिएगा इतना टिपिकल चैप्टर जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और आपके जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लीजिए, जितनी बुक्स पढ़नी है पढ़ लीजिए, कभी समझ में आ जाए तो आके मुझे बतला दीजिए। लेकिन आज के बाद फिर कभी आपको समस्या नहीं आएगी। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आनी नहीं चाहिए, आएगी ही नहीं, यदि आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात को माना हो और मेरे साथ यदि आप लोग चले हो। क्या मैं 1919 आरंभ कर दूं? बोलिएगा जी। सुमित्रा 1919 स्टार्ट कर दूं? धर्मेंद्र, दुष्यंत जी। अब देखो ये 1919 का नाटक क्यों आरंभ हुआ, कुछ घटनाएं मैं आपको बतला दूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक से। इसलिए हुआ, आपने देखा था कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो मुसलमानों को फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, गरम दल वालों को अलग कर दिया गया उस सूरत अधिवेशन में और उन मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया 1919 में। 1911 में जब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता के सिद्धांत पर फूट डालो राज करो की नीति का अवलंबन करते हुए जब अंग्रेजों ने देख लिया कि हमने खाई खोद दी दिलों में मुसलमानों के हिंदुओं के, तो उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया 1911 में, राइट। 1 अप्रैल 1912 को उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी कैलकाटा से दिल्ली। 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें भारतीयों ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने यह प्रचारित कर दिया था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो भारतीयों को लगा कि जो सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही है तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों को भी वो कम से कम स्वशासन या स्वराज तो दे ही देगी। ठीक इसी बीच आप लोग जानते हैं कि गांधी जी का जनवरी 1915 में भारत आगमन होता है। 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1918 में आप खेड़ा किसान आंदोलन में भाग लेते हैं, जो कि गांधी जी का भारत में प्रथम किसान सत्याग्रह या आंदोलन था। 1918 में ही आप 15 मार्च को पहली भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, राइट। इसी बीच फिर आप लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट पारित होता है, जिसको नो अपील, नो दलील, नो वकील का काला कानून कहा गया है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें लीग और कांग्रेस पहली और अंतिम बार साथ साथ आते हैं। इन तमाम घटनाओं का भारतीय राजनीति पर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से
प्रकार से भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, इस उम्मीद से कि क्या पता निश्चित तौर पर जो देश लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, निश्चित तौर पर अंग्रेज हैं, बड़े गोरे गोरे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो वो भी हमें देश के आजादी के मतलब इस प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हमें आजादी नहीं तो कम से कम स्वशासन दे देंगे। तो 1919 का अधिनियम वो झुंझुना था, वो लॉलीपॉप था सुधारों के नाम का, जो भारतीयों को देना था ताकि भारतीयों को बहलाया फुसलाया जा सके कि जी देखो आपने हमारी सेवा करी, उनको स्वशासन या स्वराज तो देना ही नहीं था अंग्रेजों को, लेकिन ये दिखाने के लिए कि वी आर टू मच अवेयर अबाउट योर इंटरेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर योर वेलफेयर एंड देयर इज अ नीड टू स्टे इन इंडिया। भारत में टिके रहने की हमें आवश्यकता है क्योंकि वी वांट टू मेक यू वेरी रिस्पॉन्सिबल दैट हाउ टू गवर्न अ नेशन। किस प्रकार से एक राष्ट्र का शासन किया जाता है, ये समझाने के लिए हमें भारत में टिके रहने की आवश्यकता है। ऐसी ऐसी बातें कही गई। तो क्योंकि स्वशासन तो उनको देना नहीं था, तो उन्होंने 1919 के उधारों के सुधारों का, जो आधे अधूरे से सुधार थे, उनका झुंझुना पकड़ा दिया। ये पृष्ठभूमि थी 1919 के अधिनियम पारित करने की या लागू करने की। इसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि इस जमाने में लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो गवर्नर जनरल थे और भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू थे। कंफर्म करिएगा जितना मैंने अभी तक बोला वो बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, कंफर्म करिए। सुमित्रा का पहला मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, धर्मेंद्र और दुष्यंत का भी आ गया। अब देख लीजिए कितना जल्दी आप लोगों का मामला फिनिश होता है। पक्की बात है, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो बी आर टॉमलिंसन का कहना था कि 1919 के अधिनियमों का एकमात्र प्रयत्न था कि भारत के जो नरम दलीय लोग हैं, जो मुस्लिम जो समर्थक हैं अंग्रेजों के, उन्हें ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इनका उद्देश्य क्या था। और यह भी उद्देश्य था इनका कि भारत पर सरकारी नियंत्रण, ब्रिटिश राज का नियंत्रण और कड़ा कैसे किया जाए। और गांधी जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि इस अधिनियम का सिर्फ एक उद्देश्य था कि अनिश्चित काल तक, अनंत काल तक भारत की दौलत को लगातार कैसे निकासी किया जाए और भारत की स्लेवरी, दासता को, गुलामी को कैसे लंबा किया जाए। ये मात्र उद्देश्य था 1919 के लॉलीपॉप का। वो जो झुंझुना होता है ना, जो बैंड बाजे वाले बजाते हैं, समझ में आ गई ये बात। पृष्ठभूमि मैंने आपको बतला ही दी, लेकिन असल में हुआ क्या कि मुसलमानों का एक वर्ग इस समय अंग्रेजों से नाराज भी हुआ। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उसके लिए थोड़ा तैयार नहीं हुए। इस समय बाल्कन युद्ध चल रहा था। बाल्कन युद्ध में इंग्लैंड तुर्की के विरुद्ध लड़ रहा था। तुर्की जहां खलीफा बैठता है उसको इस्लाम की तलवार बोला गया है। तुर्की को मुसलमानों की बहुत बड़ी आस्था थी, तो ये लगा मुसलमानों को कि भाई जब आप इंग्लैंड तुर्की के साथ लड़ रहा है तो वो भारत में भी हमारा क्या भला करेगा। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग छिटक कर कांग्रेस के प्रति आया। मैंने कहा ना अभी कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें पहली और अंतिम बार लीग और कांग्रेस साथ साथ आई थी। उनको दोबारा तोड़ना था अंग्रेजों को, इसलिए भी ये लॉलीपॉप देना कांग्रेस ने आवश्यक समझा। अभी क्या हुआ कि इसी बीच इन्होंने भारत समाचार पत्र अधिनियम पारित किया अंग्रेजों ने 1910 का। 1911 का विद्रोही सभा एक्ट पारित किया। 1913 का फौजदारी कानून सुधार अधिनियम पारित किया। 1915 का भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया। ये तमाम जो अधिनियम थे वो भारत पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसने के लिए थे। उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इन सुधारों की आवश्यकता पड़ने लग गई थी कि अब जल्द से जल्द हमको ये सुधार देने ही पड़ेंगे भारतीयों को, वरना भारतीय कभी भी नाराज हो सकते हैं।
वरना जो असंतोष पनपेगा, कारण मैंने पहले ही कहा था, ब्रिटिशर्स किसी भी सूरत में अपनी स्थिति पुनः 1857 के दौर वाली नहीं चाह सकते थे। नेक्स्ट कह पूरा पढ़ लीजिएगा, बात सारी की सारी वही है जो मैंने भी आपके सामने बताई है। अब आप नोटिस करिएगा, असल में जो आपके भारत राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू, भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक घोषणा करी। उस घोषणा ने बहुत जबरदस्त भ्रम फैलाया, उस घोषणा ने, और भारतीयों को ऐसा लगा कि मानो अब भारतीयों को सब कुछ मिलने जा रहा है। अब भारत को स्वशासन या स्वराज मिल जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी, देखो अंग्रेज कितने अच्छे हैं। तो ये जो घोषणा की गई, इसका उद्देश्य क्या था? नरम दलीय लोगों को, जो पक्के ब्रिटिश भक्त थे, उनको वो चाशनी, जलेबी की चाशनी, मीठा गुड़ खिलाना, ताकि वो भारत में अंग्रेजों के लिए शानदार एक माहौल तैयार कर दें, क्योंकि इससे पहले रोलेट एक्ट भी पारित हो गया था। तो अब थोड़ा ठंडे छींटे डालने की आवश्यकता थी, अब भारतीयों को बहलाने फुसलाने की आवश्यकता थी। तो एक घोषणा की गई भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा कि हम ये चाहते हैं कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क निरंतर बढ़े, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में उनकी भागीदारी निश्चित और उनका विकास धीरे धीरे हो, और हम यह भी चाहते हैं कि भारत में उत्तरदायी प्रणाली धीरे धीरे अपने पैर जमाए और वो ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में शासन करे। अब आप सोचिएगा, इस घोषणा के पश्चात बाछे खिल गई, मतलब कपड़े फाड़ के नंगे होकर नहीं नाचे नरम दलीय लोग, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, देखो साहब ये कितने अच्छे लोग हैं अंग्रेज, और देखो कितनी जल्द से जल्द ये करना चाहते हैं। और ये घोषणा की ही इसीलिए गई थी ताकि बस माहौल बन जाए। कई बार होता है ना कि माहौल बन जाता है, हकीकत में कुछ होता नहीं। तो ये जो घोषणा की गई, आप लोग समझ सकते हैं वो क्या कहा गया उस घोषणा के बारे में। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा करी। तो ये कहा गया कि भारत के रंग बिरंगे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, जिससे एक युग का अंत हुआ और एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि ब्रिटिश सत्ता ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग पहली बार अंग्रेजों ने 20 अगस्त 1917 की भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा में किया गया। मैंने कहा था कि जो व्यक्ति नियुक्त किए जा रहे थे विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में, वो सबके सब ब्रिटिश भक्त थे। अब आप चाहे फिर इसमें भूपेंद्र नाथ बसु कह लो, सत्येंद्र नाथ सिन्हा कह लो, तमाम लोग आप कह सकते हो। बताइएगा मुझे पृष्ठभूमि क्या समझ में आ चुकी है आप लोगों को? जी सुमित्रा, धर्मेंद्र एंड दुष्यंत, राइट। आज की क्लास का मैं यही एंड कर रहा हूं। कल शार्प 8 बजे आ जाइएगा, क्लास को लेट मत करिएगा। कल 1919 का अधिनियम हर हालत में पूरा हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। इन क्लासेस के निकलने का मतलब